हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 11 का वीडियो नंबर 13। तो बेटे ये 11वीं यूनिट का 13वां वीडियो है और इससे पहले 12 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 11 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है फिटकरी या एलम। आप फिटकरी भी कह सकते हो और एलम भी कह सकते हो, इंग्लिश में भी इसे एलम कहते हैं। तो जल्दी से आप अपनी नोटबुक में हेडिंग लिख लो, फिटकरी या एलम। जल्दी से नोटबुक में हेडिंग लिखो, फिटकरी या एलम। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे फिटकरी या एलम के बारे में कि फिटकरी किसे कहते हैं और इसका सूत्र क्या होता है, क्या क्या विशेषता होती है फिटकरी में, और फिटकरी के बारे में हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो आपने हेडिंग लिखा फिटकरी या एलम। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक हेडिंग लिखो सामान्य सूत्र। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिटकरी के सामान्य सूत्र के बारे में। ठीक है, देखो इसका सामान्य सूत्र होता है M2SO4 इंटू M-2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ये होता है सामान्य सूत्र। अब यहाँ इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, एक जगह तो मैंने लिया है M माने मेटल और यहाँ लिया है M-। ये जो M लिया है ना, यहाँ लिख लेना आप नीचे की जो M है M का मतलब है एक संयोजकता दिखाने वाली धातु या कोई आयन, जैसे Na पॉजिटिव, एक संयोजकता ही तो है इसकी, ऑक्सीकरण संख्या +1 है। K पॉजिटिव, Rb पॉजिटिव, CS पॉजिटिव। तो ये सारे क्या हैं? एक संयोजकता दिखाने वाली धातु हैं। इसके अलावा आप Ag पॉजिटिव भी ले सकते हो और NH4 पॉजिटिव आयन भी ले सकते हो। मतलब कहने की बात यह है कि देखो यहाँ तो लिखा है हमने M और यहाँ लिखा है M-। M का मतलब तो होता है एक संयोजकता दिखाने वाले धातु या आयन, और M- जो यहाँ लिखा है M- का मतलब होता है तीन संयोजकता दिखाने वाले धातु, जैसे Al 3 इकाई धनावेश होता है ना इसके आयन पर। तो एल्यूमिनियम 3 संयोजकता दिखाने वाली धातु है, जिसे आप कह सकते हो त्रिसंयोजी धातु। ठीक है। Cr ट्रिपल पॉजिटिव भी ले सकते हैं इसकी जगह, Fe ट्रिपल पॉजिटिव भी ले सकते हैं, Co ट्रिपल पॉजिटिव भी ले सकते हैं। CO माने तो पता है आपको कोबाल्ट, O थोड़ा छोटा बनाना, कोबाल्ट। ठीक है। तो आप M का मतलब तो समझोगे एक संयोजकता दिखाने वाली धातु, और M- का मतलब समझोगे 3 संयोजकता दिखाने वाली धातु। ठीक है। जैसे मैं इसके एग्जाम्पल अभी आपको बताऊंगा, तो हमें ये बात पता चली कि सामान्य सूत्र फिटकरी का होता है M2SO4 इंटू M-2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। इसमें M का मतलब क्या है और M- का मतलब क्या है वो मैंने बता दिया। M का मतलब है एक संयोजकता दिखाने वाली धातु और M- का मतलब है 3 संयोजकता दिखाने वाली धातु। धातु कह दो या आयन कह दो या क्षारीय मूलक कह दो, बेसिक रेडिकल कह दो। ठीक है, क्योंकि धनावेश बेसिक रेडिकल्स के ऊपर ही होता है, ये धनावेश है। अब देखो बहुत बढ़िया बात बताऊंगा आपको फिटकरी के बारे में। एक हेडिंग लिखो नोट, एक बहुत अच्छी बात सीखते हैं, नोट हेडिंग लिखो। देखो पहली बात बताता हूँ आपको,
मान लो आपके पास कोई फिटकरी है और उसमें एल्यूमिनियम है, यहाँ 3 संयोजकता में तो एल्यूमिनियम हो सकता है। तो यदि एल्यूमिनियम वाली कोई फिटकरी है, यानी ऐसी फिटकरी जिसमें एल्यूमिनियम आयन है, तो उस फिटकरी का नाम जब भी आप लिखोगे या बोलोगे तो एक संयोजकता वाली धातु के आधार पर लिखोगे। एक संयोजकता वाली धातु तो यहाँ लिखी जानी है और 3 संयोजकता वाली धातु यहाँ लिखी जानी है। और यदि 3 संयोजकता वाली धातु में एल्यूमिनियम आपने लिख रखा है तो ये जो फिटकरी है इसका नाम इस एक संयोजकता वाली धातु के आधार पर रखा जाएगा। देखो मैंने आपको बताया कि एल्यूमिनियम वाली जो फिटकरी होती है, एल्यूमिनियम वाली फिटकरी यानी ऐसी फिटकरी जिसमें एल्यूमिनियम ट्रिपल पॉजिटिव आयन प्रेजेंट हो, तो एल्यूमिनियम वाली फिटकरी का नाम यदि आपको लिखना है या बोलना है तो आप एक संयोजी धातु के आधार पर बोलोगे। तो यहां लिख देता हूं एक संयोजी धातु के, एक संयोजी धातु के आधार पर। तो यदि कोई आपके पास फिटकरी ऐसी है, ज़्यादातर तो ऐसी ही होती है फिटकरी जिसमें एल्यूमिनियम होता है, और यदि कोई फिटकरी ऐसी है जिसमें एल्यूमिनियम नहीं है यहाँ इस जगह, तो यहाँ लिखते हैं परंतु लिख दो या जबकि कुछ भी लिख दो, से सभी फिटकरियों का नाम, से सभी फिटकरियों से तात्पर्य है ऐसी फिटकरियां जिसमें एल्यूमिनियम नहीं होता है। से सभी फिटकरियों का नाम जब भी आप लिखोगे तो किस आधार पर लिखोगे? त्रिसंयोजी धातु के आधार पर। तो यहां लिख लो आप त्रिसंयोजी धातु के आधार पर। ये बहुत काम की बात बता रहा हूं आपको मैं, समझ लो इस बात को ध्यान से। जैसे एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूं, देखो अब समझ में आ जाएगा। मान लो मैंने एक फिटकरी का फार्मूला लिखा K2SO4। देखो मैंने यहाँ M की जगह क्या लिया है K, ये K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। मान लो एक फिटकरी का फार्मूला ये लिखा मैंने और मैं पूछ रहा हूँ आपसे इसका नाम बताओ, और एक फिटकरी का नाम ये लिख दिया NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। फिटकरी में 24 जल के अणु होते हैं। क्यों होते हैं मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा इस बात को। और एक फिटकरी का मैं फार्मूला लिखता हूं K2SO4 इंटू Cr2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। इन तीनों फिटकरी में डिफरेंस देखो क्या है। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनके नाम बताओ क्या हैं इन फिटकरियों के, तो आपको देखना पड़ेगा कि एल्यूमिनियम वाली फिटकरी कौन सी है। ये एल्यूमिनियम है ना, इसमें ये एल्यूमिनियम वाली फिटकरी है, इसमें भी एल्यूमिनियम है, ये भी एल्यूमिनियम वाली फिटकरी है। तो एल्यूमिनियम वाली फिटकरी का नाम लिखना है तो आपको एक संयोजी धातु के आधार पर लिखना है। ये तो संयोजकता 3 दिखाएगा, ये दिखाएगा 1, तो इस एलम का नाम होगा, एक संयोजी धातु कौन सी है इसमें? पोटेशियम, तो इसका नाम होगा पोटास एलम। तो इसका नाम लिखते हैं पोटास एलम। ठीक है, आप लिख सकते हो पोटास एलम। देखो जिस भी फिटकरी में एल्यूमिनियम होगा उसका नाम आप इस वाली धातु यानी एक संयोजी धातु के आधार पर लिखोगे। जैसे इसमें भी एल्यूमिनियम है तो इसका नाम इसके आधार पर लिखा जाएगा, इस बेसिक रेडिकल के आधार पर। इसे कहते हो आप अमोनियम, अमोनियम आयन होता है ना NH4 पॉजिटिव, तो इसका नाम होगा अमोनियम एलम। इसका नाम क्या होगा? अमोनियम एलम। देखो समझ में आ रही क्या बात आपके? मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि जिस फिटकरी में भी एल्यूमिनियम होगा
उसका नाम आप इस वाली धातु के आधार पर लिखोगे। इसका नाम पोटास एलम है, इसका अमोनियम एलम है। और जिसमें एल्यूमिनियम नहीं होगा, इसे देखो, इसमें तो एल्यूमिनियम नहीं है कहीं भी, और यदि इसमें एल्यूमिनियम नहीं है तो इसका नाम एक संयोजी धातु के आधार पर नहीं रखा जाएगा, यानी इसके आधार पर नहीं लिखना है, इसके आधार पर लिखना है त्रिसंयोजी। देखो, परंतु शेष सभी फिटकरियों का नाम त्रिसंयोजी धातु के आधार पर, और इसमें एल्यूमिनियम नहीं है तो आप इसका नाम इसके आधार पर रखोगे त्रिसंयोजी धातु, यानी क्रोमियम के आधार पर। इसका नाम होगा क्रोम एलम। क्या नाम होगा? क्रोम, CHROM, क्रोम एलम। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये जो नोट में मैं जितने भी पॉइंट बताऊंगा सारे इंपॉर्टेंट होंगे, ध्यान रखना। ये नोट का मैंने पहला पॉइंट बता दिया कि फिटकरी का नाम कैसे लिखा जाता है। जल्दी से पोज करके लिखो। आप लिख लिया बेटे? ठीक है, तो हमने यहाँ सीखा कि फिटकरी का सामान्य सूत्र क्या होता है, एक तो ये सीखा हमने, और फिर हमने सीखा है कि फिटकरी के सामान्य सूत्र में पहले वाली जो धातु है M, वो तो होती है एक संयोजकता दिखाने वाली धातु, यानी एक संयोजी धातु, और जो दूसरी धातु है M', वो होती है तीन संयोजकता दिखाने वाली धातु, यानी त्रिसंयोजी धातु। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया यदि किसी फिटकरी में एल्यूमिनियम है तो उस फिटकरी का नाम आप एक संयोजी धातु के आधार पर रखोगे, और यदि किसी फिटकरी में एल्यूमिनियम नहीं है तो उस फिटकरी का नाम हम रखेंगे तीन संयोजकता दिखाने वाली धातु, अर्थात त्रिसंयोजी धातु के आधार पर। ये मैंने आपको एक पॉइंट बताया नोट में। ठीक है, और आपको बताया नोट में मैं जितने भी पॉइंट बताता हूँ वे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो अगली बात कर रहे हो। नंबर 2, नोट का दूसरा पॉइंट, फिटकरी में प्रत्येक धातु आयन, फिटकरी में प्रत्येक धातु आयन 6H2O यानी 6 जल के अणुओं से घिरा रहता है। 6 जल के अणुओं से घिरा रहता है। ये बहुत काम की बात है भाई। मतलब जो धातु आयन होते हैं ना, वे 6 जल के अणुओं से घिरे रहते हैं, हर एक धातु आयन। कैसे? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसका। मैं एक यही, अच्छा चलो रफली सीखते हैं इस बात को। मान लो मैं पोटास एलम की बात करता हूँ, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। अब देखो जरा ध्यान से, इसमें धातु के कितने आयन हैं? 2 तो ये हैं पोटेशियम आयन और 2 हैं एल्यूमिनियम आयन। तो टोटल कितने आयन हुए? धनायन 4 हुए। और हमने लिखा कि प्रत्येक धातु आयन 6 जल के अणुओं से घिरा रहेगा, यानी हर एक के चारों तरफ 6 जल के अणु होंगे। तो बताओ, 4 6 24 जल के अणु होते हैं फिटकरी में। जब ही तो ये फार्मूले में 24 जल के अणु आते हैं लिखे हुए, देख रहे हैं ना आप। मतलब 6 अणु तो हर एक धनायन के चारों तरफ होंगे, या फिर मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूँ कि हर एक धनायन की समन्वय संख्या 6 होगी। यहाँ कितने धनायन है? 2 तो पोटेशियम, 2 एल्यूमिनियम, टोटल 4 धनायन है। और हर एक धनायन के चारों तरफ कितने जल के अणु अटैच हैं? 6 जल के अणु अटैच हैं। तो 4 6 24 जल के अणु इसीलिए तो लिखे जाते हैं इसमें। देखो समझ में आई क्या ये बात? आई ना समझ में कि फिटकरी के सूत्र में 6 जल के अणु क्यों लिखे जाते हैं? इसलिए लिखे जाते हैं क्योंकि हर एक धनायन 24 जल के अणु इसलिए लिखे जाते हैं क्योंकि हर एक धनायन 6 जल के अणुओं से घिरा रहता है। और 4 धनायन होते हैं फिटकरी में। 2 तो धनायन होते हैं कैसे? एक संयोजी धातु के, और 2 धनायन कैसे होते हैं? त्रिसंयोजी धातु के। क्लियर बात? अब देखो एक चीज और बताता हूं आपको। जब मैं आपको एक संयोजी धातु बता रहा था तो बेटे उस समय मैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहा था, और फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को आप कहते हो क्षार धातु। पर मैंने उसमें Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Rb पॉजिटिव, Cs पॉजिटिव ये तो लिखे, पर सबसे पहला तत्व जो Li पॉजिटिव होता है वो तो लिखा ही नहीं मैंने। तो बताऊं क्यों नहीं लिखा?
क्योंकि Li पॉजिटिव कभी भी फिटकरी नहीं बनाता है। तो इस बात को ध्यान रखना, आप बात को ध्यान रखना कि Li पॉजिटिव कभी भी क्या नहीं बनाता है, फिटकरी नहीं बनाता है। Li पॉजिटिव कभी भी फिटकरी नहीं बनाता है। पर हाँ एक बात है बेटे, आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आया होगा कि क्यों नहीं बनाता है सर, इसका कारण क्या है कि Li पॉजिटिव फिटकरी नहीं बनाता है। तो इसका कारण पता क्या है, Li पॉजिटिव का साइज बहुत छोटा है और छोटे साइज के चारों तरफ 6 जल के अणु अपने आप को व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं। 6 जल के अणु को किसी धनायन के चारों तरफ जुड़ने के लिए जगह तो चाहिए ना, और Li पॉजिटिव का साइज बहुत छोटा है, इतना छोटा साइज है कि 6 जल के अणु उसके चारों तरफ जुड़ ही नहीं पाएंगे। और जब वो एक धनायन Li पॉजिटिव 6 जल के अणुओं को अपने चारों तरफ नहीं जोड़ पाएगा तो फिर फिटकरी बनने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो यहाँ हमने लिखा है कि Li पॉजिटिव कभी भी फिटकरी नहीं बनाता है। कारण लिख लो, क्योंकि इसका आकार इसका माने किसका, Li पॉजिटिव का आकार छोटा होने के कारण, इसका आकार छोटा होने के कारण यह का मतलब क्या है, Li पॉजिटिव यह 6 समन्वय संख्या का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, कितने जल के अणु इससे जुड़ेंगे, 6 समन्वय संख्या नहीं दिखा पाता है, 6 समन्वय संख्या नहीं दिखा पाता है। तो Li पॉजिटिव का साइज छोटा है और साइज छोटा है तो वो अपने चारों तरफ 6 जल के अणुओं को नहीं जोड़ पाएगा, और 6 जल के अणुओं को नहीं जोड़ पाएगा तो साइज वो छोटा होने की वजह से फिटकरी नहीं बना पाएगा। क्लियर बात। नोट में ये तीसरी बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके काम आने वाली है। ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, नंबर 4, ये जो पोटास एलम होता है ना, पोटास एलम का मतलब K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। पोटास एलम सबसे महत्वपूर्ण फिटकरी है। जहां भी हम फिटकरी की बात करेंगे तो समझ जाओ पोटास एलम की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो फिटकरी को आप पोटास एलम मान के चलो। ठीक है, ध्यान रखना। तो एक बात यह ध्यान रखनी, पोटास एलम सबसे महत्वपूर्ण फिटकरी होती है। तो यदि कोई आपसे पूछता है कि सबसे कॉमन फिटकरी या सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली फिटकरी या सबसे महत्वपूर्ण फिटकरी कौन सी है, तो आपका जवाब होना चाहिए पोटास एलम। तो हम ज़्यादातर पोटास एलम के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, चलो अच्छा, ये 4 बातें मैंने आपको सिखाई। चारों बातों में पहली बात तो ये सिखाई कि यदि किसी फिटकरी में एल्यूमिनियम है तो उसका नाम तो आप एक संयोजकता वाली धातु के आधार पर बताना, और यदि किसी फिटकरी में एल्यूमिनियम नहीं है तो उसका नाम आप 3 संयोजकता वाली धातु के आधार पर बताना, बस बाद में एलम जोड़ना है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि फिटकरी में प्रत्येक धातु आयन 6 जल के अणुओं से घिरा रहता है, और फिटकरी में होते हैं 4 धातु आयन, तो 4 × 24, इसलिए 24 जल के अणु होते हैं फिटकरी में। तीसरी बात मैंने आपको बताई कि Li पॉजिटिव फिटकरी नहीं बना सकता है, क्योंकि Li पॉजिटिव आयन का साइज बहुत छोटा है और उसके चारों तरफ 6 जल के अणु नहीं जुड़ पाएंगे, इतनी कम जगह है उसके पास। ठीक है, फिर बताया मैंने कि सबसे महत्वपूर्ण फिटकरी कौन सी होती है, पोटास एलम। ध्यान रखना है सबको। अच्छा, अब एक चीज बताता हूँ बहुत बढ़िया आपको, एक हेडिंग लिखो आप,
एक हेडिंग लिखो, छद्म फिटकरी। छद्म फिटकरी, छद्म किसे कहते हैं? झूठे को। तो हमें कभी कभी ऐसी संरचनाएं या ऐसे यौगिक देखने को मिल जाते हैं जिनसे हमें गलतफहमी होती है कि यह फिटकरी है। जैसे मान लो दो संयोजकता वाली धातु, चलो लिखते हैं द्विसंयोजी धातु। द्विसंयोजी धातु, मान लो दो संयोजकता वाली कोई धातु है, ठीक है, और उसके साथ है त्रिसंयोजी धातु। त्रिसंयोजी धातु मतलब दो संयोजकता वाली धातु और तीन संयोजकता वाली धातु, इनके आपको द्विक सल्फेट मिल गए कहीं। क्या मिले? द्विक सल्फेट, मतलब दो संयोजकता वाली धातु का सल्फेट और तीन संयोजकता वाली धातु का सल्फेट आपस में जुड़े हुए हैं और उनके साथ 24 जल के अणु भी हैं, तथा साथ में का मतलब इनके सल्फेट के साथ में 24 जल के अणु। यदि यह चीज आपको मिल गई तो समझ जाओ कि यह फिटकरी नहीं है। फिटकरी की शर्त यह है कि फिटकरी में पहला जो सल्फेट होगा वो तो एक संयोजकता वाली धातु का होगा और दूसरा जो सल्फेट होगा वो तीन संयोजकता वाली धातु का होगा। एक संयोजकता वाली धातु का सल्फेट और तीन संयोजकता वाली धातु का सल्फेट और 24 जल के अणु, यदि ये व्यवस्था मिलती है तो वही वास्तविक फिटकरी है, ध्यान रखना। और यदि आपको एक संयोजकता वाली धातु तो मिली नहीं, दो संयोजकता वाली धातु का सल्फेट मिल गया और तीन संयोजकता वाली धातु का सल्फेट मिल गया और 24 जल के अणु भी मिल गए, तो वो फिटकरी नहीं है। उसे आप कहोगे, क्या कहोगे? छद्म फिटकरी। क्या कहोगे? छद्म फिटकरी। ठीक है, ध्यान रखना। आप अगली हेडिंग लिखते हैं, चलो हेडिंग लिखते हैं फिटकरी के गुण। हेडिंग लिख लो आप भी, फिटकरी के गुण। चलो फिटकरी के गुण पढ़ते हैं कि फिटकरी में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, फिटकरी की पहली विशेषता ये होती है कि सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है और जल में घुलनशील है। ठीक है, लिखते हैं नंबर 1, सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस, सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस। फिटकरी तो आपने देखा होगा, हेयर ड्रेसर के यहाँ तो देखा ही होगा। कौमा, जल में घुलनशील, पानी में तो घुल जाती है ना फिटकरी। तो फिटकरी सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होती है और जल में घुलनशील होती है। जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगले गुण बताता हूँ आपको। लिख लिया बेटे? ठीक है, तो हमें पता चला कि फिटकरी सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। वैसे तो आपने फिटकरी को देखा ही होगा, नहीं देखा तो आप हेयर ड्रेसर के यहाँ शेविंग करवाते हुए किसी आदमी को देख लेना। शेविंग कराने के बाद जो हेयर ड्रेसर होता है वो उसके फेस पर, उसके चेहरे पर फिटकरी रगड़ता है। ठीक है, इसलिए रगड़ता है क्योंकि फिटकरी के अंदर कुछ खासियत है। एक तो वो ब्लीडिंग को रोक देती है। जब आप शेविंग कराते हो ना, तो शेविंग कराते हुए कभी कभी ब्लेड लग जाता है फेस पर और ब्लेड लगने से ब्लीडिंग होने लगती है, यानी खून बहने लगता है। तो उस बहते हुए खून को रोकने के लिए फिटकरी एक बहुत अच्छी चीज़ है। क्लास 12th में मैं आपको पढ़ाऊँगा। इस घटना को हम कहते हैं स्कंदन। यदि आपको अभी पढ़ना है तो आप सर्च कर सकते हो, स्कंदन बाय KMD सहारनपुर, तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि फिटकरी कैसे बहते हुए खून को रोकती है। ठीक है, या हेयर ड्रेसर क्यों फिटकरी लगाते हैं हमारे चेहरे पर शेविंग करने के बाद। क्लियर बात? तो एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। दूसरी बात यह है कि फिटकरी एंटीसेप्टिक भी होती है और पूतिरोधी जिसे कहते हो आप, एंटीसेप्टिक।
और जीवाणुनाशक भी होती है, इसलिए भी यदि शेविंग के बाद आप उसे लगाओगे तो अच्छी होगी। तो ये 2-3 उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं जिसके लिए हेयर ड्रेसर उसे यूज़ करते हैं शेविंग करने के बाद। ठीक है, चलो अगली बात कर रहे हैं अब हम बात करेंगे। पहला हमने गुण पढ़ा कि सफ़ेद रंग का क्रिस्टल ये ठोस है, जल में घुलनशील है। दूसरा गुण आपको पढ़ना है नंबर दो, इसका जो जलीय विलयन होता है ना, जलीय विलयन किसका? फिटकरी का। फिटकरी का जलीय विलयन होता है अम्लीय। जलीय विलयन इसका कैसा होता है? अम्लीय। अब बच्चों के दिमाग में सवाल आता है कि सर फिटकरी का जलीय विलयन अम्लीय क्यों होता है? मैं बता रहा आपको क्यों होता है इसका जलीय विलयन अम्लीय, एक एग्जाम्पल के साथ बता रहा। मान लो आपके पास फिटकरी है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। इसे आपने पानी में घोल दिया, तो पानी में घोलने से इसके OH नेगेटिव आयनों से मिलने से बनेगा KOH जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये जो है SO4 ये जब H पॉजिटिव आयनों के साथ जुड़ेगा तो बनेगा H2SO4 जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग तो बना बेस और स्ट्रॉन्ग ही बना एसिड, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देंगे। पर जब एल्यूमिनियम घुलेगा तो बनेगा AlOH का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो एक वीक बेस है यानी दुर्बल क्षार है। जबकि SO4 जब घुलेगा पानी में तो बनेगा H2SO4। सबको पता है सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहाँ तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड बने थे तो दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर दिया, पर यहाँ बेस तो बना वीक और एसिड बना स्ट्रॉन्ग, तो जो स्ट्रॉन्ग है वही अपना इफेक्ट दिखाएगा। इसलिए हमारा माध्यम कैसा हो जाएगा? जब एसिड हमारे पास स्ट्रॉन्ग है तो हमारा विलयन हो जाएगा अम्लीय। कैसा हो जाएगा? अम्लीय, एसिडिक सॉल्यूशन। तो साफ बात है, देखो जब फिटकरी को आप पानी में घोलते हो तो इसके कारण तो जलीय विलयन अम्लीय नहीं होता, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस बनता है स्ट्रॉन्ग एसिड इसके पानी में घुलने से, पोटेशियम सल्फेट के। पर एल्यूमिनियम सल्फेट के पानी में घुलने से जो बेस बनता है वो तो वीक बनता है और जो एसिड बनता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। तो जो स्ट्रॉन्ग है वही अपना इफेक्ट दिखाएगा। कौन है स्ट्रॉन्ग? एसिड। तो इसलिए हमारा जलीय विलयन कैसा हो जाता है? एसिडिक या अम्लीय हो जाता है। तो ये कारण है इसका, ठीक है, ध्यान रखोगे ना। तो मैंने जो ऊपर लिखा है कि जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय, इसी वजह से लिखा है। जलीय विलयन अम्लीय इसीलिए होता है क्योंकि जो हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट है वो मीडियम को एसिडिक बना देता है। ठीक है, चलो अगली बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे गुण की। तीसरा गुण, तीसरे गुण में लिख लो आप ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, यदि फिटकरी को आप गर्म करोगे तो फिटकरी में क्या क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। देखो मैं बताता हूँ क्या क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। ये हमारे पास फिटकरी है, पोटास एलम ही ले लेते हैं, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। आप फिटकरी को 200 डिग्री C पर गर्म कर दो, तवे पे रखो और गर्म कर दो, बस ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। टेम्परेचर 200 डिग्री C के आसपास रहना चाहिए, जल के अणु उड़ जाएंगे। ये बनेगा K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस, माने अलग हो चुके हैं 24 जल के अणु। 24 जल के अणु अलग हो जाते हैं और ये जो चीज़ हमारे पास बनती है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, इसे कहते हैं बर्न्ट एलम। बर्न्ट माने जली हुई, BURNT, बर्न्ट एलम कहते हैं इसे। ठीक है, और यदि आपने ज़्यादा गर्म कर दिया, मान लो आपने ये बचाना बर्न्ट एलम, इसे लिखता हूँ यहाँ K2SO4 इंटू
SO4 का होल थ्राइस, ये बर्न्ट एलम है, आपने इसे बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया, यानी रक्त तप्त, रक्त तप्त, आपने इसे गर्म करके लाल कर दिया बिल्कुल। यदि लाल कर दोगे तो पोटेशियम सल्फेट अलग हो जाएगा, और ये जो Al2SO4 का होल थ्राइस है ये एल्यूमिना में बदलेगा। देखो पोटेशियम सल्फेट तो हो जाएगा अलग, K2SO4 प्लस एल्यूमिना, एक बनेगा Al2O3 एल्यूमिना, या एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी आप इसे कह सकते हो, और इसके साथ SO3 गैस में निकलेगी, SO3, कौन सी गैस निकलेगी? SO3 गैस, ठीक है, क्या निकलेगी? SO3 गैस निकलेगी। तो ध्यान रखना आप कि किस तरीके से ये रिएक्शन होता है। एक मिनट में एक चीज़ चेक करता हूँ, ऑक्सीजन कितने हैं? 4, और यहाँ 12 हैं, 12 और 4 16, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 3 3 9 और 3 12 और 4 16, ठीक है, 16 ऑक्सीजन। सल्फर कितने हैं? सल्फर 3 हैं, 3 सल्फर। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यदि आप फिटकरी को 200 डिग्री सी पर गर्म करते हो तो ये जल के अणु अलग हो जाते हैं 24, और बर्न्ट एलम यानी जली हुई फिटकरी हमें प्राप्त होती है। और यदि आपने इसे रक्त तप्त गर्म कर दिया, गर्म करके लाल कर दिया, तो पोटेशियम सल्फेट अलग हो जाएगा, एल्यूमिना अलग हो जाएगा, और SO3 गैस वहाँ से हमें प्राप्त होगी, सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस, ठीक है। तो ये रासायनिक गुण आपको फिटकरी के ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं फिटकरी के उपयोग के बारे में, कि फिटकरी का दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग होता है। सबसे पहला तो आप ध्यान रखना, एक उपयोग इसका ध्यान रखेंगे चमड़ा व कागज उद्योग में, चमड़ा व कागज उद्योग, चमड़ा व कागज उद्योग में हम प्रयोग करते हैं फिटकरी का, ठीक है, चमड़ा व कागज उद्योग में। दूसरी बात, चलो इसे तो आप याद रख लोगे। नंबर 2, दूसरी बात, दूसरा उपयोग देखते हैं कहाँ फिटकरी का होता है। बहते रक्त को रोकने में, रक्त किसे कहते हैं? खून को, बहते रक्त को रोकने में। मैंने आपको बताया था कि यदि आप शेविंग कराने जाओगे तो शेविंग करने के बाद जो हेयर ड्रेसर होते हैं, ठीक है, जो बार्बर होते हैं, वो आपके फेस पर फिटकरी लगाएंगे, जिससे कहीं कट गया, खून निकल गया, ब्लीडिंग होगी तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए इसलिए लगाई जाती है फिटकरी। और ये रिएक्शन करती है बहुत तेज़ी से ब्लड के साथ। आप जब शेविंग कराने के बाद फिटकरी अपने फेस पर लगवाओगे तो एक तरह का आपको जलन महसूस होगी, जलन कह दो या चिरमिराहट कह दो, जो भी आप कहते हो कह दो, वो महसूस होगी। उस समय जो हमारा फिटकरी है उसका Al ट्रिपल पॉजिटिव आयन हमारे ब्लड के साथ एक खतरनाक वाला रिएक्शन करता है, जिसे हम कहते हैं स्कंदन या कोएगुलेशन। या तो आप उसे स्कंदन कहो या फिर कहो कोएगुलेशन, या ऊर्णन कहो, या अवक्षेपण कहो, बहुत सारे नाम हैं। यदि इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हो, स्कंदन बाय KMD सहारनपुर। जो उसका स्पीकर होता है ना, माइक होता है, माइक, यूट्यूब में माइक पे क्लिक करो और माइक पे क्लिक करके बोलो स्कंदन बाय KMD सहारनपुर, आपको मिल जाएगा टॉपिक। तो आप समझ जाओगे कि बहते हुए खून को कैसे रोकती है फिटकरी, या हेयर ड्रेसर फिटकरी को क्यों लगाता है हमारे चेहरे पर, मैंने बता दिया आपको। उसके बाद तीसरी बात, तीसरा हम उपयोग ध्यान रखेंगे जल के शोधन में। जल के शोधन में भी हम फिटकरी का प्रयोग करते हैं। जल के शोधन में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? फिटकरी का। यदि आपके पास गंदा जल है तो आप गंदे जल में फिटकरी डाल दो, पीस के डाल दो फिटकरी को, और थोड़ी देर उसे रख दो पानी को। तो पानी को रखोगे तो फिटकरी सारी ऋण आवेशित अशुद्धियों को स्कंदित कर देगी, और सारी ऋण आवेशित अशुद्धियाँ बर्तन की तली में बैठ जाएंगी 1 घंटे बाद। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है या कम टाइम में भी ये हो सकता है, डिपेंड करता है कितना अशुद्ध पानी है हमारे पास। और जब अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाएंगी, अब आप उस पानी को निथार सकते हो आसानी से, ऊपर से निथार लो, साफ है। तो अशुद्ध जल को शोधन में या जल के शोधन में भी हम फिटकरी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नंबर 4, चौथा इसका उपयोग है जीवाणुनाशक
जीवाणुनाशक के रूप में भी फिटकरी का प्रयोग किया जाता है, जीवाणुनाशक व पूतिरोधी के रूप में। पूतिरोधी तो पता है आपको, मैंने बताया था एंटीसेप्टिक। तो जो हमारा हेयर ड्रेसर है वो, इस पे बड़े ओ की मात्रा लगाओ, हमारा जो हेयर ड्रेसर है वो हमारे फेस पर फिटकरी लगाता है, इसलिए भी लगाता है क्योंकि वो एक एंटीसेप्टिक है, ठीक है। स्किन में जो इन्फेक्शन होगा उससे बचाएगा हमें, तो पूतिरोधी के रूप में भी हम यूज़ करते हैं इसे, ठीक है। अब जल्दी से हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे पोज करके लिखेंगे, जल्दी से लिख लिया बेटे, ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है फिटकरी आपको समझ में आई होगी। फिटकरी वैसे तो कई तरह की होती है, पर मुख्य फिटकरी आपको याद रखनी है पोटास एलम। फिटकरी के हमने गुण भी पढ़े, उसके कुछ नोट में मैंने इंपॉर्टेंट बातें भी लिखवाई और हमने उसके उपयोग भी पढ़ लिए। ये बातें आपको आनी चाहिए। यदि फिटकरी के ऊपर एग्जाम में लिखने के लिए शॉर्ट नोट आता है तो आपको लिखना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। ओके बाय।